दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ फैक्ट्स एंड टॉक्स पर। दोस्तों आज से अपन जो अपना एक सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एंड ह्यूमन राइट, ये सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, आज के इस वीडियो में हम पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट के मीनिंग के बारे में और इसके डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। जैसा कि इसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि। इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसके अन्य दो नाम भी हैं। पहला है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा है लॉ ऑफ नेशन। अतः स्पष्ट होता है कि इंटरनेशनल लॉ को दो राष्ट्रों के बीच में डिफाइन किया गया है। दो राष्ट्रों के बीच में ही इंटरनेशनल लॉ होता है। अतः कहा जा सकता है दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच कानूनों का होना, नियम या कानूनों का होना इंटरनेशनल लॉ कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई दो राष्ट्रों के बीच में कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दो राष्ट्रों के राइट्स और ड्यूटीज़ को चलाने के लिए इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत पड़ी। जैसे भारत है, भारत के पड़ोसी देश हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गया। अब ये सब देश हैं, भारत और इनके बीच जैसे बाउंड्री जो है, बाउंड्री को लेकर नियम है। भी ये सीमा है, ये भारत की है, इधर दूसरे देश की सीमा लगती है। अब इनका नियम क्या कर दिया, ये बाउंड्री इसको क्रॉस करके इधर आप नहीं आएंगे और इधर हम नहीं आएंगे। तो ये एक, अगर ये नियम नहीं होता तो ये संपत्ति का पता होता है किसकी संपत्ति कहाँ तक है। दूसरा, भारत जो है वो भारत की सीमा में से रास्ता बना सकता है। अब भारत कोई भी कंट्री है वो किसी दूसरे देश के अंदर अपनी कानून अधिकार स्वयं का सांपत्तिक नहीं चला सकता है। उसके लिए उसको उस देश से परमिशन लेना होता है। अतः वो परमिशन क्यों लेना होता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में राइट और ड्यूटीज हैं, कुछ नियम है। जैसे नियम कर दिया कि भाई कोई किसी भी देश पे कोई वो नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। अब आक्रमण नहीं करेगा, शांतिपूर्वक अपन रहेंगे। ये इनका जो किया हुआ समझौता, जो कानून, जो ड्यूटी है, उसके अंतर्गत आप ये सब आता है। लेकिन इस लॉ में केवल जो पर्टिकुलर देश हैं और जो व्यक्ति हैं उनका ही रोल नहीं होता, बल्कि कुछ संगठन भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्य कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे यूनिसेफ हो गया, ये चिल्ड्रंस के लिए फंड अरेंज करता है। दूसरा यूएनओ हो गया, WHO हो गया। ये सब भी, इनका भी बहुत बड़ा रोल है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ बनने के पीछे के बात के तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, इसका भी एक वो है, इसकी वजह से भी इंटरनेशनल लॉ बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही विभिन्न देशों ने जो तबाही उस टाइम मची, जो नुकसान हुआ, उस सब को दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, इन सब को करने के लिए इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया। अब मैं बताना चाहूँगा इंटरनेशनल लॉ जो हैं, इनके जनक, इनके फादर जो है वो ह्यूगो ग्रोशियस नाम के व्यक्ति को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ जो शब्द था, इसको लॉ ऑफ नेशंस कहा था। और इंटरनेशनल लॉ का सर्वप्रथम उपयोग, इस वर्ड का सबसे पहले उपयोग जो है वो प्रख्यात विधि शास्त्री जेरेमी बेंथम ने 1780 में किया। और अब अपन बात करेंगे कि भाई इसकी परिभाषा क्या है। अभी तक अपने जो पढ़ा वो क्या देखा कि इसका मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल लॉ का, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। ओपेनहाइम जो है, ये जो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ उन परंपरागत या रूढ़िजन्य नियमों के समूह को कहेंगे
जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बाध्यकारी मानते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लॉ उन परंपरागत या रूढ़िजन्य नियमों को के समूह को कहा जाता है जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। इन्होंने क्या कहा, एक एक वर्ड को अपन देखते हैं। इंटरनेशनल लॉ उन परंपरागत जो बहुत पहले से चली आ रही है, परंपरा क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कस्टम और जो नियम जो चले आ रहे हैं, उनके समूह को कहा जाता है जिन्हें सभ्य राष्ट्र जो होते हैं वो अपने पारस्परिक व्यवहारों के मध्य बाध्यकारी समझते हैं। मतलब अपने जो आपसी जो उनके संबंध हैं, उनके बीच में किसी कार्य को करने और ना करने के लिए जो नियम, जो रूढ़ियाँ, जो कस्टम, जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, जो उनको बाध्य करते हैं, उनको अपन इंटरनेशनल लॉ कहेंगे। ये अपने को ओपेनहाइम के द्वारा ये परिभाषा दी गई। जैसे इन्होंने इसके इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा दी, इसकी बहुत से जो विधि शास्त्री थे इन्होंने इसकी आलोचना की। इन्होंने जब इसकी आलोचना की तो इसकी 4 पॉइंट्स पर इस डेफिनेशन की आलोचना की। मैं आपको बताना चाहूँगा 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला उन्होंने कहा कि इन्होंने इसकी आलोचना इसलिए की कि इन्होंने एक राज्य शब्द को यहाँ पे यूज किया है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के नियमों के अलावा विभिन्न संगठन जैसे यूएनओ, WHO, WTO, इन सब को भी हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर पढ़ते हैं। तो वो सब ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है, इसकी परिभाषा ओपेनहाइम ने जो दी वो 2 राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए दी। उन्होंने ये जो संगठन थे इनको ध्यान में नहीं रखा, तो उन्होंने इस पॉइंट पे इसकी आलोचना की है। दूसरा उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ में ओपेनहाइम ने व्यक्ति जो शब्द है, इंडिविजुअल, इसको इग्नोर किया है। अब इसको इग्नोर करने का मतलब वो क्या कहते हैं कि जैसे इंटरनेशनल लॉ है, इसमें कोई भी कार्य है, जरूरी नहीं है कोई देश ही कोई नियमों को तोड़े। जैसे समुंदर है, समुद्र पे अधिकार होता है, भी ये मेरा देश है, यहाँ से 100 बैरन पानी तक अपना अधिकार है। सबका अलग अलग अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वो किया गया। अब समुद्र से कोई जा रहा है, उसके साथ कोई लूट होती है, तो वो देश का इंटेंशन होता है, जो लूट करने वाले कुछ एक व्यक्ति हैं उनका इंटेंशन होता है। जो लूट करेंगे, जो कुछ एक व्यक्ति हैं वो लूट को कारित करते हैं। जैसे दूसरा आतंकवाद होता है किसी देश में दूसरे देश के द्वारा, तो आतंकवाद किसी जो राष्ट्र होता है वो दूसरा राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र के साथ नहीं चाहता है कि उसके साथ लड़ाई की भावना रखे। आतंकवाद होता है तुच्छ से जो संगठन होते हैं वो किसी देश में व्याप्त होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो जो अन्य विधि शास्त्री वो ये कहते हैं कि उन्होंने इंडिविजुअल को है इग्नोर किया है इस परिभाषा में, इंडिविजुअल की परिभाषा इसमें फुलफिल नहीं हो पाती। तीसरा उन्होंने कहा है सभ्य राज्य। उन्होंने कहा कि ओपेनहाइम जो है वो ये कहते हैं कि सभ्य राज्य जो होते हैं उनके मध्य ही इंटरनेशनल लॉ होता है, और ओपेनहाइम जो है उनके आधार पर सभ्य राज्य, वो ओपेनहाइम उन्हें मानते हैं जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि आलोचना का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ सभी कंट्री फॉलो करते हैं। फोर्थ पॉइंट है नियमों का समूह। लोगों ने कहा कि इसके नियमों का समूह। अब ओपेनहाइम ने इस वर्ड पर का यूज करके इंटरनेशनल लॉ को स्थिर बना दिया है कि ये नियमों का समूह है। इनका मानना है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो गतिशील है। अब उन्होंने कहा कि एक नियमों का समूह मतलब जो पहले से बने हुए हैं, परंपरागत और रूढ़िगत रूप से जो पहले से चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो अन्य आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये कह करके उन्होंने इसको स्थिर बना दिया है इंटरनेशनल लॉ को। बाकी इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रगतिशील है, जैसे जैसे राष्ट्रों को जरूरत पड़ती है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में और भी विधि शास्त्री हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे।
सबसे पहले ब्राइली नाम के एक विधि शास्त्री है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ उन नियमों और कार्य रूप में, इंटरनेशनल लॉ उन नियमों और कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। अर्थात इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ जो है वे नियम और कार्य रूप जो कार्य करते हैं उनके सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्र होते हैं उनके पारस्परिक बंधन को, संबंधों पर जो बंधन होता है। पारस्परिक संबंधों के बंधन से मतलब क्या समझेंगे आप? जैसे अपना देश है, अपने देश के विभिन्न देशों के साथ संबंध है। अब देशों के साथ संबंध है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच कोई बाउंडेशन नहीं है। सभी देशों के साथ में अपने देश का बाउंडेशन है कि इन नियमों के परे अपन कार्य नहीं कर सकते, ये इन्होंने कहा है। दूसरा जो है हकवर्थ नाम के विधि शास्त्री आते हैं, वो विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नियमों का ऐसा समूह है जो राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करता है। अर्थात ये भी ये कहते हैं कि ऐसा समूह है नियमों का जो राज्य शब्द यहाँ पे देश के लिए यूज किया गया है, तो कि जो दो देश होते हैं उनके बीच में संबंधों को नियंत्रित करता है। फ्रैंकविक नाम के विधि शास्त्री वो भी यही कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ऐसे सामान्य सिद्धांतों और विशिष्ट नियमों का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों में के आपसी संबंधों पर बाध्यकारी है। और केल्सन नाम के विधि शास्त्री वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ राज्यों के मध्य विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करता है। ऐसे ही और भी विधि शास्त्री हुए जिन्होंने भी सिमिलर ही परिभाषाएं दी। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। इसमें अपन ने समझा अंतर्राष्ट्रीय विधि का मर्थ का जो अर्थ है ये क्या है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अपने अपने विचार क्या रखे। दोस्तों धन्यवाद।